Hello students, welcome back to our online classes at Shri Ram College. Students, today we are going to discuss a celebrated point by John Milton which is included in your syllabus of BA B.Ed first year and BA first year. तो ध्यान देना, ये जो पॉइंट है कॉमन पॉइंट है जो आपको BA फर्स्ट ईयर में भी सिलेबस के अंदर मिलेगी और BA B.Ed फर्स्ट ईयर के सिलेबस में भी आपको ये पॉइंट मिलेगी. तो स्टूडेंट्स, आज हम इस पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं. हम जॉन मिल्टन के बारे में पढ़ेंगे. जॉन मिल्टन कौन है, लिटरेचर में इनका क्या रोल है, क्या कंट्रीब्यूशन है और क्यों जॉन मिल्टन इतने फेमस पॉइंट है, ये सारी बातें हम अपनी क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे. तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि जॉन मिल्टन कौन है. जैसा कि प्रीवियस क्लास में आपको मैं बताता आ रहा हूं कि हर पॉइंट का कोई ना कोई एक एरा होता है हमारे लिटरेचर की हिस्ट्री के अंदर. तो उसी तरीके से अगर अपने जॉन मिल्टन की बात करें तो जॉन मिल्टन बेसिकली दो एरा से बिलोंग करते हैं. कौन से एरा से बिलोंग करते हैं? दो एरा. जॉन मिल्टन की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं इनके लिटरेरी एरा की बात करूं तो वैसे तो इनको अपने प्यूरिटन पॉइंट भी कहते हैं या प्यूरिटन एज से ये बिलोंग करते हैं और इनका जो लिटरेरी पीरियड है उसको हम कहते हैं न्यू क्लासिकल पीरियड. न्यू क्लासिकल एरा से हमारे जॉन मिल्टन बिलोंग करते हैं. स्टूडेंट्स पे अटेंशन. प्यूरिटन एज या प्यूरिटन पॉइंट है, ये प्यूरिटन एज से बिलोंग करते हैं और रिस्टोरेशन पीरियड भी इसको बोला जाता है. न्यू क्लासिकल एज से हमारे जॉन मिल्टन बिलोंग करते हैं. ओके, 1660 तक इस एरा को हम मानते हैं. अब देखिए मिल्टन क्या थे? एक प्यूरिटन पॉइंट थे. क्या थे? प्यूरिटन. बेसिकली जो इनका नेम और फेम है डिपेंड्स ऑन अ प्यूरिटन पॉइंट. एक प्यूरिटन पॉइंट है. प्यूरिटन क्या होता है? जो मॉरल वैल्यूज के बारे में लिखता है, मोरलिस्टिक होता है, नैतिकतावादी होता है. जो मिल्टन एक नैतिकतावादी प्यूरिटन पॉइंट है. मिल्टन के बारे में और जानते हैं. देखिए उनका एरा आपने नोट कर लिया. प्यूरिटन एज है उनकी, प्यूरिटन एरा है. न्यू क्लासिकल भी उसको आगे जाके न्यू क्लासिकल शुरू हो जाता है और रिस्टोरेशन पीरियड भी इसको बोलते हैं. अब हम मिल्टन की बात करें तो मिल्टन का जो बर्थ होता है, मिल्टन का बर्थ होता है 9th of December 1608 के अंदर. मिल्टन का बर्थ कब होता है? 9th of December 1608 के अंदर और इनकी डेथ होती है 8th of November 1674 के अंदर. ओके, अब इनका जन्म होता है वो कहां पे होता है? ब्रैड स्ट्रीट एक जगह है. ब्रैड स्ट्रीट कहां पे है? लंदन सिटी. ब्रैड स्ट्रीट वहां पे इनका बर्थ होता है यूनाइटेड किंगडम के अंदर और इनकी जो डेथ होती है वो कहां पे होती है? बुल हिल के अंदर होती है. कहां पे होती है? बुल हिल जगह का नाम है वहां पे. तो अब देखिए मिल्टन के जो फादर थे उनका नाम भी क्या था? जॉन मिल्टन ही था और वो खुद एक कंपोजर थे. तो आप ये कह सकते हैं कि जॉन मिल्टन को जो लिटरेरी जो इंस्पिरेशन मिली वो कहां से मिली? राइट फ्रॉम हिज बर्थ. उसके बर्थ से मिलती है उसको फ्रॉम हिज फादर, जिसको आप सीनियर जॉन मिल्टन अपने अगली क्लास में उसको सीनियर जॉन मिल्टन के नाम से मैं उनको आपको बताऊंगा कि इनके फादर कौन थे? सीनियर जॉन मिल्टन. तो सीनियर जॉन मिल्टन ने क्या किया था? वो खुद एक कंपोजर थे. तो उन्होंने जॉन मिल्टन के अंदर शुरू से ही पोएटिक इंस्पिरेशन डाली. फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड जॉन मिल्टन बहुत अच्छे लिटरेरी फिगर, ऐसा लग रहा था कि बहुत फेमस होने वाले हैं लिटरेरी फिगर या लिटरेरी आपके की एलिमेंट्स उनके अंदर शुरू से ही दिखने लग गए थे. और बात करेंगे मिल्टन बेसिकली तो एक पॉइंट है. जॉन मिल्टन अगर मैं बात करूं तो क्या है? एक पॉइंट है. पॉइंट के अलावा ये क्या थे? ये पोलेमिस्टिक थे. पोलेमिसिस्ट थे. क्या थे? पोलेमिसिस्ट. पोलेमिसिस्ट आपको बताऊंगा क्या होता है. और इसके अलावा ये क्या थे? ये सिविल सर्वेंट भी रहे हैं. क्या रहे ये? सिविल सर्वेंट. कहां रहे हैं? आगे बात करूंगा. सबसे पहले आप पॉइंट जानते हैं कि जॉन मिल्टन ग्रेटेस्ट प्यूरिटन पॉइंट ऑफ लिटरेचर इंग्लिश. अब पोलेमिसिस्ट कौन होता है? पोलेमिसिस्ट वो होता है जो अलग अलग सब्जेक्ट्स पर डिबेट करता है. क्या करता है? डिबेट करता है. तो आप उसको डिबेटर भी कह सकते हैं कि ये डिबेट करता है. यूज्ड टू डिबेट. पोलेमिसिस्ट क्या होता है?
जो अलग अलग सब्जेक्ट पर डिबेट करता है। तो बहुत ही अच्छे इंटेलेक्चुअल एनालिसिस्ट थे हमारे जॉन मिल्टन। और इसके अलावा ये क्या थे, सिविल सर्वेंट थे। कहां पे, कॉमनवेल्थ इंग्लैंड में। कहां थे ये सिविल सर्वेंट, कॉमनवेल्थ इंग्लैंड में। और इन्होंने काम किसके अंदर किया है, अंडर ऑलिवर क्रॉमवेल। सिविल सर्वेंट रहे हैं, कहां पे ये, कॉमनवेल्थ इंग्लैंड में रहे हैं और अंडर ऑलिवर क्रॉमवेल रहे हैं। और ये काम कहां करते थे, स्टेट काउंसिल के अंदर काम करते थे। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिएगा, स्टेट काउंसिल के अंदर ये वर्क करते थे एज अ सिविल सर्वेंट ऑफ कॉमनवेल्थ इंग्लैंड। अब देखिए कॉमनवेल्थ इंग्लैंड कौन सा होता है, जिसको हमने अगर मैं हिंदी में तो राष्ट्रमंडल देश कह देते हैं। जिन जिन पर भी ब्रिटेन का आप कहें कि शासन रहा है, जिन जिन को भी उन्होंने अपना गुलाम किया है, तो उन सभी देशों को अपने क्या कहते हैं, कॉमनवेल्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉमनवेल्थ कहते हैं उनको। और उन कंट्रीज की टोटल जो नंबर है वो कितना है, 54 ऐसी कंट्रीज हैं जिसपे कभी ना कभी ब्रिटेन ने क्या किया था, शासन किया था, उनको उनके अंडर में रहा है। तो ऐसे कंट्रीज की संख्या 54 है, उनको अपने कॉमनवेल्थ कहते हैं। ओके, आपने स्टूडेंट सुना होगा ना कॉमनवेल्थ गेम्स भी होते हैं। तो कॉमनवेल्थ गेम्स कौन कौन से देश होते हैं उसमें, जिसपे कभी ना कभी ब्रिटेन का क्या रहा है, शासन है, ब्रिटेन के अंडर में वो रही है। तो जॉन मिल्टन के बारे में सबसे पहले आपने क्या जाना स्टूडेंट्स कि इनका जो पोएटिक एरा है वो कौन सा है, ये प्यूरिटन एज से बिलोंग करते हैं और न्यू क्लासिकल एज से भी बिलोंग करते हैं। रिस्टोरेशन पीरियड जिसको हमने बोलते हैं। बेसिकली जो इनका लिटरेरी इंस्पिरेशन है वो कहां से मिली, इनको इनके फादर से ही मिली, क्योंकि जो सीनियर जॉन मिल्टन है वो क्या थे, एक कंपोजर थे। क्या थे वो, कंपोजर थे। तो शुरू के अंदर ही आप ये कहें कि इनको जो लिटरेरी इंस्पिरेशन है वो जब इनको अपने फादर से मिली। ओके, उसके बाद में बेसिकली जो बाय प्रोफेशन ये पोएट है, पोलेमिसिस्ट है, डिबेटर भी बहुत अच्छे थे, इंटेलेक्चुअल है, सिविल सर्वेंट रहे, कॉमनवेल्थ इंग्लैंड के अंदर अंडर ऑलिवर क्रॉमवेल उन्होंने काम किया है। कॉमनवेल्थ के अंदर काम कहां किया उन्होंने, स्टेट काउंसिल के अंदर काम किया था। ओके, इनका बर्थ कब होता है, इनका बर्थ होता है 9 दिसंबर 1608 में। कहां पे होता है, ब्रैड स्ट्रीट लंदन इंग्लैंड में होता है। और इनकी डेथ भी कहां होती है, इंग्लैंड के अंदर होती है, बुल हिल जगह नाम है। होती कब है, 8 नवंबर 1674 के अंदर होती है। ओके, नेक्स्ट अपने और बात करते हैं आगे के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक आपने जॉन मिल्टन का इंट्रोडक्शन पढ़ा कि वो कौन थे, बर्थ कब हुआ था, लिटरेरी उनका एरा क्या था। और अभी अपने उनका लिटरेरी कंट्रीब्यूशन तो पढ़ेंगे, लिटरेरी कंट्रीब्यूशन उनका क्या रहा है। अभी आपको बेसिकली मैंने उनका इंट्रोडक्शन दिया है कि वो क्या थे। तो अब देखिए जॉन मिल्टन हमारे लिटरेचर के अंदर फेमस क्यों है। उससे पहले आपको मैं बताऊं, when he was just 9 years old, जब वो सिर्फ और सिर्फ 9 इयर्स के थे, 9 साल के थे, तभी इनका एक इंडिपेंडेंट वॉल्यूम इन्होंने पब्लिश कर लिया था, ओनली एट द एज ऑफ 9। ओके, एट द एज ऑफ 9 उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट एक वॉल्यूम कंपोज कर लिया था। ओके, तो अब अपने नेक्स्ट बात करेंगे कि जॉन मिल्टन को देखिए ग्रीक, इंग्लिश, जर्मन और इटालियन। ग्रीक, इंग्लिश, जर्मन, इटालियन, इन ये जो लैंग्वेजेस है ना, इन पर इनकी मास्टरी थी। जॉन मिल्टन ने इन सभी लैंग्वेजेस के अंदर कंपोज किया। जॉन मिल्टन ने ग्रीक में भी कंपोज किया, जॉन मिल्टन ने इंग्लिश में भी कंपोज किया, जर्मन में भी इन्होंने कंपोज किया और इटालियन में भी इन्होंने क्या किया, कंपोज किया। तो जॉन मिल्टन को आप ये कहें कि डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर इनको मास्टरी थी, इन्होंने इन लैंग्वेजेस के अंदर कंपोज किया। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट हुआ मिल्टन की फिजिकल लाइफ पे। वो क्या था कि जब ये बहुत सारी ग्रीक थी, जर्मन थी, इटालियन, इंग्लिश, इन लैंग्वेजेस के अंदर इनको जो कुछ भी मिलता था, जैसी भी किताबें मिलती थी, तो ये बहुत ज्यादा अपनी डीप रीडिंग करते थे। क्या करते थे, डीप रीडिंग करते थे। और जिस वजह से क्या हुआ, इनको आई स्ट्रेन हुआ। क्या हुआ, इनको आई स्ट्रेन हुआ, मतलब इनकी आंखों पे दबाव पड़ा। आप ये कहें कि इनको आंखों का एक डिजीज लगी इनको,
ड्यू टू एक्सेस रीडिंग की वजह से जॉन मिल्टन की आईसाइट वीक हो गई थी, इनको आई स्ट्रेन हुआ था, क्योंकि इन्होंने बहुत ही कम एज के अंदर ग्रीक, इंग्लिश, जर्मन, इटैलिक इन लैंग्वेजेस के अंदर जो कुछ भी इनको मिला इन्होंने सारा वो पढ़ा था, उसकी डीप रीडिंग की थी। एंड ड्यू टू डीप रीडिंग एंड एक्सेस रीडिंग ड्यूरिंग नाइट, ये नाइट्स में पढ़ते थे, तो ड्यूरिंग नाइट इतना ज्यादा आंखों पे जोर पड़ा, इनको आई स्ट्रेन हुआ और लेटर ऑन बाद में जाके एट द एज ऑफ 44 ये कंप्लीटली ब्लाइंड भी हो गए। एट द एज ऑफ 44 he became totally blind। हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने जॉन मिल्टन के बारे में सुना, कौन थे, इनका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हमने लिया। अब हम बात करेंगे कि जॉन मिल्टन की लाइफ के अंदर क्या कुछ इंसिडेंट्स हुई, क्या उनके फेवर में रही या क्या उनके अगेंस्ट रही, हम उनकी बात करेंगे। उससे पहले भी मिल्टन का एक पेन नेम था ड्यूरिंग कॉलेज। ड्यूरिंग कॉलेज इनको एक पेन नेम दिया गया था, वो पेन नेम क्या था? लेडी ऑफ क्राइस्ट। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, लेडी ऑफ क्राइस्ट इनको कॉलेज के अंदर कहा जाता था। लेडी ऑफ कॉलेज भी इनको कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि जब ये कॉलेज के लिए जाते थे ना पढ़ने के लिए, तो इनका फिजिकल फिगर एक आप ये कहें लाइक ए गर्ल था, एक लड़की की तरह था। जॉन मिल्टन दिखने में लड़कियों जैसे लगते थे और दिखने में बहुत ही सुंदर थे, तो इनको कॉलेज में फिर पेन नेम दिया गया, एक इनको उपनाम दिया गया। ही वाज गिवन अ पेन नेम लेडी ऑफ क्राइस्ट और लेडी ऑफ कॉलेज इनको दिया गया। ये एक आपको वैसे मैंने इंटरेस्टिंग चीज बता दी इनके बारे में कि पेन नेम इनको इनकी जो गर्लिश फिगर था ना, उसके कारण इनको दिया गया था। दिखने में लड़कियों जैसे लगते थे तो बहुत सुंदर लगते थे, इसलिए इनको लेडी ऑफ क्राइस्ट या लेडी ऑफ कॉलेज भी कहा जाता था। अब हम बात करेंगे कि मिल्टन हमारे लिटरेचर के अंदर क्यों फेमस हैं। ऐसा मिल्टन ने क्या लिखा कि वो उनके लिए लिटरेचर के अंदर लैंडमार्क बन गया, या उनके लिए वो ऐसा एक लिटरेरी कंपोजिशन बन गई कि जिसकी वजह से मिल्टन हमारे लिटरेचर के अंदर इतने ज्यादा वेल नोन या फेमस है। तो देखिए, मिल्टन की मोस्टली जो पोएट्री है ना, मोस्टली जो आप कहें कि जो पोएट्री जो इनकी फेमस पोएट्रीज है या जिसकी वजह से इनको लिटरेरी अटेंशन मिला, वो इनके ब्लाइंड होने के बाद ही इनको मिला। तो अभी आपको प्रीवियस मैंने बताया कि इनकी आंखों को आई स्ट्रेन हुआ था क्योंकि एक्सेस रीडिंग करते थे, बहुत ज्यादा पढ़ने की वजह से जॉन मिल्टन को आई स्ट्रेन हुआ और एट द एज ऑफ 44 इयर्स, 44 साल की एज के अंदर आप कहें कि ऑलमोस्ट 1652 के अंदर 1652 एक बहुत बड़ा आप कहेंगे मिल्टन को फिजिकल प्रॉब्लम हुई कि मिल्टन कंप्लीटली क्या हो गए? ब्लाइंड हो गए। अब स्टूडेंट्स आप सोच के देखिए कि जब एक इंसान जब एक ह्यूमन ब्लाइंड हो जाता है तो उसके लिए संसार कैसा रहेगा? उसके लिए दिन भी वैसा है, उसके लिए रात भी वैसी है। तो हमारे जॉन मिल्टन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया इन्होंने, ऐसा कुछ लिटरेरी इन्होंने कंपोजिशन नहीं लिखी कि जिसकी वजह से इनको लिटरेरी अटेंशन मिले। लेकिन उससे पहले क्या हुआ? इनकी आईसाइट चलेगी। इन 1652 एट द एज ऑफ 44 मिल्टन बिकेम कंप्लीटली ब्लाइंड। मिल्टन क्या हो जाते हैं? कंप्लीटली ब्लाइंड हो जाते हैं। जब ये कंप्लीटली ब्लाइंड होंगे 1652 के अंदर, तो अब इनके लिए पूरे का पूरा जो संसार था वो सारे का सारा क्या था? डार्क था। ये ग्लूमी, आप कहते हैं कि ग्लूम में चले गए, निराशा में चले गए, क्योंकि एक इंसान की जब आईसाइट चली जाती है तो हाउ कैन यू इमेजिन राइट डाउन पोएट्री आफ्टर बिकमिंग ब्लाइंड? आप ये इमेजिन कैसे कर सकते हैं कि आप पोएट्री लिखेंगे ब्लाइंड होने के बाद में? लेकिन स्टूडेंट्स, आपके लिए मैं बता दूं शॉकिंग न्यूज अबाउट जॉन मिल्टन, सरप्राइजिंग फॉर यू, क्या कि जॉन मिल्टन ने ब्लाइंड होने के बाद ही मोस्टली इसकी जो पोएट्री है जिसकी वजह से ये लिटरेरी फिगर बने, वो बाद में लिखे होंगे। अब हम उनकी कॉम्पोजिशंस की बात करेंगे कि वो कौन सी ऐसी कॉम्पोजिशंस हैं जिनके कारण हम मिल्टन हमारे आपके फेमस पोएट्स में इनका नाम लिया जाता है। ठीक है, तो आप इनके बारे में याद रखें कि 44 की एज के अंदर ये बिल्कुल ब्लाइंड हो जाते हैं इन 1652, और उसके बाद में ही इनके जो फेमस वर्क्स हैं वो उन्होंने कंपोज किए।
कहते एक बार में इनकी बेटे ने इनकी हेल्प की कंपोज करने में, जिसको भी डिक्टेशन कहा जाता है, कि थॉट्स मेंटल की थे लेकिन उसको पेपर पे कोई और लिखता था, तो डिक्टेशन के थ्रू इन्होंने लिखा। बहुत फेमस ना केवल जॉन मिल्टन की बल्कि हमारे लिटरेचर इंग्लिश की हिस्ट्री के अंदर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंपोजिशंस वो आज भी मानी जाती है, उस समय भी मानी जाती थी जॉन मिल्टन की। तो अब हम उनके कुछ फेमस कंपोजिशंस की बात करने वाले स्टूडेंट्स, ध्यान देना। सबसे पहले जो मिल्टन की लिटरेरी जो सक्सेस है वो किस पे डिपेंड करती है, इनका बहुत ही फेमस एक एपिक पॉइंट थी। क्या थी? एक बहुत ही फेमस इन्होंने एपिक लिखा और उसका एपिक का नाम क्या था? पैराडाइज। देखिए कब लिखा, ये ऑलमोस्ट माना जाता है 1668। अब आप यहां स्टूडेंट्स को ध्यान दीजिए कि इनकी डेथ कब होती है, इनकी डेथ होती है 1674 के अंदर। लेकिन मोस्टली जो इनकी इन्फ्लुएंशियल पोएट्री है, या इनको आप कहेंगे ऐसी कंपोजिशन जिसकी वजह से जॉन मिल्टन को वेल नोन माना जाता है, वो कब आती है? वो 1668 में आती है। यानी कि इनके जो लिटरेरी सक्सेस है वो तो इन्होंने ड्यूरिंग द लास्ट इयर्स ऑफ हिज लाइफ टेन्योर वही प्राप्त की, इन्होंने वही इनके लिए वो पॉसिबल हुआ। तो पैराडाइज लॉस्ट इन्होंने लिखा 1668 के अंदर, ठीक है। कई जगह इसका 1667 भी आता है। इन बिटवीन 67 और 68 के बीच में पैराडाइज लॉस्ट इन्होंने लिखा, और पैराडाइज लॉस्ट लिखा जिसमें उन्होंने ब्लैक वर्ड्स में लिखा। किसमें लिखा? ब्लैक वर्ड्स में लिखा। अब देखिए ध्यान देना स्टूडेंट्स कि हमारी जो पोएट्री होती है ना, पोएट्री को कंपोज करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मीडियम्स होते हैं। जैसे आपको मैंने प्रीवियसली बताया था कि पोएट्री को हम सोनेट में कंपोज कर सकते हैं, पोएट्री को हम लिरिक में कंपोज करते हैं, पोएट्री को हम बैलेड में कंपोज कर सकते हैं, या उसको हम वर्स में कंपोज कर सकते हैं, या उसको हम ब्लैक वर्स में कंपोज कर सकते हैं। तो ध्यान देना इनका जो फेमस एपिक पॉइंट थी हमारे पूरे लिटरेचर के अंदर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एपिक एवर। ऐसा एपिक दोबारा कभी नहीं लिखा गया। सबसे ग्रेटेस्ट एपिक किसका माना जाता है? जॉन मिल्टन का माना जाता है। देखिए एपिक क्या होता है? एपिक जिसको हम हिंदी में महाकाव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? महाकाव्य। जितने भी जैसे हमारे बड़े ग्रंथ है ना, चाहे वो भगवद गीता है या कुरान है, बाइबल है, ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये एपिक्स होते हैं। क्योंकि इनके अंदर क्या होता है? एक हिस्टोरिकल फिगर होता है इनके अंदर, ठीक है, और लॉन्ग नरेटिव पोएम होती है, एक बहुत ही लेंथी पोएम होती है, और इसमें कोई ना कोई कहानी को, एक टेल को बताया जाता है। तो पैराडाइज लॉस्ट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एपिक्स ऑफ लिटरेचर इंग्लिश एवर, कंपोज्ड बाय वन एंड ओनली जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन द्वारा कंपोज किया गया आफ्टर बिकमिंग ब्लाइंड होने के बाद। स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान दें कि ये जो पैराडाइज लॉस्ट है ये इन्होंने ब्लाइंड होने के बाद लिखा, और ये ऑलमोस्ट 9 बुक्स के अंदर पब्लिश हुआ। ये पैराडाइज लॉस्ट ऐसा था कि जो 20 लाइनों की पोएट्री थी या 30 लाइनों की पोएट्री थी, इसके अंदर हजारों लाइंस थी। पैराडाइज लॉस्ट कंटेन्स थाउजेंड ऑफ लाइंस, इसके अंदर थाउजेंड ऑफ लाइंस की पैराडाइज बहुत ही लेंथी एपिक लिखा इन्होंने ब्लाइंड होने के बाद, और लिखा किसमें? ब्लैक वर्ड्स में लिखा इन्होंने। ब्लैक वर्ड्स में तो लिखा गया सबसे बड़ा एपिक इसका स्टूडेंट्स। आपका आंसर बिल्कुल सही है, आंसर है पैराडाइज लॉस्ट है। अब ब्लैक वर्ड्स में क्या होता है? ब्लैक वर्ड्स में क्या होता है? देखिए मैट्रिकल बट अनराइम्ड लाइन्स। ओके स्टूडेंट्स ध्यान दें, ब्लैक वर्ड्स की खास बात क्या होती है कि इसमें एक वर्ड्स, इसमें मैट्रिकल तो होता है, इसमें मीटर तो फॉलो किया जाता है। देखिए मीटर क्या होता है? मीटर की स्टैंजा कैसा होगा, स्टैंजा का पैटर्न कैसा होगा, और राइम आप समझते ही हैं कि राइम जैसे राइम्स की होती है, अपने लास्ट वाला साउंड जब मिला के देखते हैं, जैसे अपने यहां देखें, यहां पे क्या लिखा हुआ है? स्पेंट, ओके, और उसके बाद में यहां पे देखिए वाइड, हाइड। अब यहां पे देखिए साउंड मैच कर रहा है, तो आप ये कह सकते हैं दो लाइन आपस में क्या है? राइम में है, क्योंकि इनका साउंड आपस में मैच कर रहा है। जब साउंड मैच करेगा इट मींस वो क्या होता है? वो राइम होता है। तो मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है ब्लैक वर्ड्स में जो उन्होंने लिखा था वो मैट्रिकल तो था, लेकिन लाइनें कौन सी थी? सारी सारी अनराइम थी, मतलब उनके अंदर कोई भी राइम थी उन्होंने फॉलो नहीं की, ठीक है। और जो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि मीटर कौन सा था? आयोनिक मेटामीटर था। क्या था? आयोनिक मेटामीटर
मेटामीटर। ये एक अलग टॉपिक है, आपको मैं कभी फिर किसी क्लास में अलग से बताऊंगा कि आयोनिक मेटामीटर क्या होता है, मीटर क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, या फिर क्या होता है स्ट्रेस लेवल, क्या होता है अनस्ट्रेस लेवल, क्या होता है। तो ये एक हटके टॉपिक है, अपने थोड़ा सा बदल देंगे जॉन मिल्टन से, तो उसके बारे में अपने फिर कभी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो मैं बात कर रहा था कि पैराडाइज लॉस्ट की एक फेमस कंपोजिशन जो किस पे लिखी इन्होंने, ब्लैक वर्ड्स पे लिखी, जो कि क्या है मेथोडिकल तो है, स्टैंडर्ड पैटर्न तो फॉलो किया गया है, लेकिन वो लाइनें कौन सी है, अनलाइंड है। एक बार बदल देंगे। ओके, अब हम बात करेंगे, फिर उन्होंने इसी का एक दूसरा पार्ट लिखा, पैराडाइज रिगेन। पैराडाइज रिगेन फ्रेंड्स, ये दो बड़े एपिक थे, इट इज आल्सो एपिक, ये भी एपिक है। तो जॉन मिल्टन के दोनों एपिक कब लिखे गए, ये उनके मरने के बाद लिखे गए। तो आप देखो ये हमारे कितने आप कहेंगे कॉन्फिडेंट पॉइंट थे। आप ये भी कह सकते हैं कि कितने ज्यादा ये इतना ज्यादा वेल नोन थे, या आप ये कह सकते हैं कि इतना ज्यादा इनके अंदर वो क्या था, कॉन्फिडेंस था इनके अंदर कि ये ब्लाइंड होने के बाद भी इन्होंने पोएट्री को कंपोज किया। ठीक है स्टूडेंट्स, कौन कौन से बड़े एपिक लिखे, पैराडाइज लॉस्ट लिखा, पैराडाइज रिगेन लिखा, इसके अलावा मैं कुछ और कंपोजिशंस की बात करूंगा, जैसे लिसिडस। लिसिडस क्या थी, एक एलिजी है, क्या है, एलिजी है। और देखें कॉस्मोस। फ्रेंड्स, मैं ये इनके कुछ आपको फेमस कंपोजिशंस बता रहा हूं। पहली बात तो ये कि जब इंसान की आईसाइट चली जाती है, तो आईसाइट जाने के बाद में हमारे लिए बहुत इम्पॉसिबल सी बात हो जाता है हमारे लाइफ को काटना, हमारे लाइफ को स्पेंड करना। लेकिन ना केवल मिल्टन ने अपनी लाइफ को स्पेंड किया, बल्कि ऐसा कुछ हमारे लिटरेचर में दे दिया जो कि आज भी इमॉर्टल है। क्या है स्टूडेंट्स, वो इमॉर्टल है, क्योंकि ऐसा पैराडाइज लॉस्ट जैसा या रिगेन जैसा ना तो कभी दोबारा किसी ने एपिक लिखा, ना इससे पहले लिखा गया। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एपिक्स वी हैव इन लिटरेचर इंग्लिश बाय जॉन मिल्टन। उसके अलावा लिसिडस एक एलिजी थी, कॉस्मोस है इनके द्वारा लिखा गया एक और बेहतरीन कंपोजिशन है इनकी। ओके, कुछ और बात करते हैं। एक इनका एल एलेग्रो था, एल एलेग्रो भी इनका एक कंपोजिशन है। इसके अलावा सेकंड पेंसरोसो भी इनके द्वारा लिखी गई बहुत ही फेमस कंपोजिशन है। तो ये आपको मैंने मिल्टन के कुछ आपको लिटरेरी कंपोजिशंस बताई जिन पे डिपेंड करती है मिल्टन की सक्सेस लिटरेचर इंग्लिश के अंदर और उनका नेम और फेम। ओके, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि जॉन मिल्टन लिटरेचर के अंदर इतने टैलेंटेड फिगर क्यों है या इतने वेल नोन क्यों है, क्योंकि उन्होंने अंधा होने के बावजूद दो बड़े एपिक लिखे, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन। इसके अलावा लिसिडस लिखा, कॉस्मोस लिखा, एल एलेग्रो लिखा, सेकंड पेंसरोसो भी इन्होंने लिखा। तो स्टूडेंट्स, ये आपको मैंने एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया जॉन मिल्टन का कि जॉन मिल्टन कौन है। रैपिडली मैं फिर से रिवाइज करता हूं। 1608 के अंदर ब्रेड स्ट्रीट लंदन के अंदर इनका बर्थ होता है, 1674 के अंदर डेथ होती है इनकी, काम की इनकी बोनविल के अंदर होती है। ओके, और इनके जो फादर थे उनका नाम भी जॉन मिल्टन था, जॉन मिल्टन सीनियर, वो खुद एक कंपोजर थे। तो आप ये कह सकते हैं कि मिल्टन को जो लिटरेरी एलिमेंट्स मिले या अपने गट्स थे वो उनके फादर से इनको मिले, और शुरू के अंदर ही अपने जब ये 9 साल के थे तो उन्होंने अपना एक इंडिपेंडेंट एक अपने की कंपोजिशन बना दी थी, और फिर इन्होंने जर्मन, इटालिक, इंग्लिश, ओके, और के अंदर जो कुछ भी इनको मिला इन्होंने पढ़ दिया। इस वजह से एक्सेसिबिलिटी की वजह से इनको आई स्ट्रेन हुआ और ये ब्लाइंड हो गए थे 44 साल की एज के अंदर। अब जो कुछ भी इन्होंने लिखा वो अंधे होने के बाद ही लिखा इन्होंने, तभी हमारे लिटरेचर में फेमस माने जाते हैं। और इनका पहला नेम क्या था, लेडी ऑफ क्राइस्ट या लेडी कॉलेज इनको कहा जाता था। ये मैंने कुछ कंपोजिशंस आपको बता दी। प्यूरिटन एरा है इनका, न्यू क्लासिकल एरा से भी बिल्कुल हमारे बिलोंग करते हैं। ओके, ये खुद एक पॉइंट थे, पोलेमिसिस्ट थे, डिबेटर भी थे, और इसके अलावा इन्होंने सिविल सर्वेंट के रूप में काम भी किया। कहां पे, कॉमनवेल्थ इंग्लैंड के अंदर, स्टेट ऑफ काउंसिल में, किसके अंदर में काम किया था, ओलिवर क्रॉमवेल अंडर में काम किया था। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन मिलता है जॉन मिल्टन का। अब हमारे सिलेबस के अंदर जो इसकी पॉइंट है वो है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो अब हम बात करने वाले स्टूडेंट्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस के बारे में। ओके,
सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट्स ऑन हिज माइनस के टाइटल के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? टाइटल के बारे में। तो देखिए जैसा कि आपको पॉइंट का नेम दिख रहा है ऑन हिज माइनस, अभी इमीडिएटली आपको मैंने बताया कि विल्टर ब्लाइंड कब हो जाते हैं? एट द एज ऑफ 44। तो आपको थोड़ा सा हिंट तो मिल गया होगा कि ये ऑटोबायोग्राफिकल पॉइंट है। पहली जो इंपॉर्टेंट बात है ऑन हिज माइनस के बारे में कि ऑन हिज माइनस क्या है? एक ऑटोबायोग्राफिकल ऑटोबायोग्राफिकल पॉइंट है। और पॉइंट के स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये पॉइंट है वैसे क्या? सोनेट है। तो ध्यान दीजिएगा, पहली जो बात आपके समझ आनी चाहिए वो क्या कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस, इसके अंदर मिल्टन की कोई ऐसा नहीं है कि मिल्टन ने कोई इमेजिनेशन किया है, ये मिल्टन के साथ में रियल इंसिडेंट हुआ है ब्लाइंडनेस वाला। अभी आपको बता चुका हूं कि मिल्टन 44 के अंदर कंप्लीटली ब्लाइंड हो गए थे, तो उन्होंने अपने आप को ही इस पॉइंट के अंदर रिफ्लेक्ट किया है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो आप ये कह सकते हैं कि इस सोनेट के अंदर क्या है? ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है। तो इसलिए हम इस पॉइंट को क्या कह सकते हैं? ऑटोबायोग्राफिकल पॉइंट में ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट है। अब सोनेट आपको मैंने पहले बता दिया कि सोनेट के अंदर लाइंस कितनी होती हैं? 14 लाइंस होती हैं। कितनी होती हैं? 14 लाइंस होती हैं। स्टूडेंट्स सोनेट में लाइनें कितनी होती हैं? 14 होती हैं। तो ये नेचुरल सी बात है कि हमारे इस पॉइंट में भी लाइनें कितनी होंगी? 14 होंगी। लेकिन आपको प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि सोनेट की खास बात क्या होती है कि सोनेट बेसिकली तो दो प्रकार की है। इंग्लिश सोनेट जिसको अपने क्या कह देते हैं? शेक्सपियरियन सोनेट कह देते हैं। लाइनें उसमें भी 14 होती हैं। देखिए मैं यहां बात करूं कि अगर मैं इंग्लिश सोनेट की बात करता हूं, इंग्लिश सोनेट स्टूडेंट्स इसी को हम क्या कह देते हैं? शेक्सपियरियन सोनेट कह देते हैं, जिसके अंदर लाइनें कितनी होती है? 14 ही होती है उसके अंदर। और 14 होती कैसे हैं? 3 कैटरेंस एंड अ कॉपलेट। देखिए शेक्सपियरियन या इंग्लिश सोनेट का स्ट्रक्चर क्या होता है? 3 पैटर्न्स होते हैं, यानी कि उसके अंदर 4-4 लाइनों के कितने स्टैंजा होते हैं? 3 स्टैंजा होते हैं। और उसके अंदर एक कॉपलेट होता है। कॉपलेट में लाइनें कितनी होती है? 2। तो यहां पे देखिए 12 और 2 14, 14 हो गए। दूसरे प्रकार की जो सोनेट होती है जिसको अपने क्या कह देते हैं? मिल्टॉनिक सोनेट कह देते हैं, या उसी का दूसरा नाम क्या है? इटालिक सोनेट है। और उसी को हम क्या कह देते हैं? पेट्रार्कल सोनेट भी कह देते हैं। तो हमारी जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है वो कौन सी सोनेट है? इसको आप मिल्टॉनिक सोनेट कह दीजिए, ये इटालिक सोनेट भी इसको कह सकते हैं, और एक और नाम इसका क्या है? पेट्रार्कल सोनेट। ओके, अब पेट्रार्कल सोनेट के अंदर क्या होता है? देखिए मैं यहां लिख रहा हूं कि इसी को तो हम कहते हैं मिल्टॉनिक सोनेट। मिल्टॉनिक कह दीजिए, या इसको आप इटालिक कह सकते हैं, या इसको आप क्या कह सकते हैं? पेट्रार्कल सोनेट भी कह सकते हैं। लाइनें इसमें कितनी होंगी? 14 होंगी। लेकिन मिल्टन की सोनेट के अंदर खास बात क्या होती है कि इसके अंदर वो 14 लाइनें क्या होंगी? डिवाइड होगी 8 और 6 के ग्रुप में। तो आप कह सकते हैं कि मिल्टन की सोनेट में एक होता है ऑक्टेव और एक होता है सेस्टेट। Students, octave contains 8 lines and sestet contains 6 lines. One of the best select features of metallic sonnet is it contains 40 lines divided into a group of 8 which is called octave and a group of 6 lines which is called sestet. अब आपको ध्यान देना होगा कि मिल्टन के ऑक्टेव में क्या होता है और सेस्टेट में क्या होता है। तो देखिए मिल्टन जब भी सोनेट लिखेगा तो ऑक्टेव और सेस्टेट में लिखेगा, और ऑक्टेव में जो मिल्टन का मूड रहेगा या पॉइंट का मूड रहेगा वो क्या रहता है? पेसिमिस्टिक रहता है। पेसिमिस्टिक मूड ऑफ पॉइंट। स्टूडेंट्स ध्यान देना, जो मूड ऑफ पॉइंट रहता है वो क्या रहता है? पेसिमिस्टिक रहता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इसकी पॉइंट आपको निराश दिखेगा, डिसअपॉइंटेड दिखेगा, जैसा कि मिल्टन आपको हमारी ऑन हिज ब्लाइंडनेस में दिखने वाला है। पेसिमिस्टिक होगा, लेकिन सडन वो क्या करता है? अपने मूड में चेंज कर देता है और यहां पे वो क्या हो जाता है? ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है। मूड ऑफ पॉइंट
changes from pessimistic to optimistic in the later half of sonnet which is called sestet. तो Platonic sonnet, Italic sonnet या Petrarchan sonnet की खास बात क्या है कि पोइट का जो मूड है वो चेंज होता है, पेसिमिस्टिक टू वो ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है, जैसा कि मिलटन हमारे इस सोनेट के अंदर रहने वाला है। दूसरी बात स्टूडेंट्स कि अगर अपने बात करें कि इस सोनेट के अंदर ऑक्टेव और सेस्टेट है तो क्या उनके अंदर कोई राइम स्कीम फॉलो की है मिल्टन ने? पहले हम स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं पॉइंट के। तो राइम स्कीम देखिए यहां पे मैंने लिख रखी है, राइम स्कीम इस पॉइंट के अंदर क्या है, जो ऑक्टेव की है, ऑक्टेव की है ए बी बी ए, जो हमारे ऑक्टेव की 8 लाइनें हैं उनकी राइम स्कीम क्या है, ए बी ए बी ए। अब इसका मतलब क्या है कि पहली और चौथी लाइन सेम है, फिर फिफ्थ और एट्थ सेम है, और उसके अलावा जो अपने पास दूसरी और तीसरी और पांचवी और छठी है वो क्या है, सेम है। देखिए राइम स्कीम का मतलब क्या है कि जो इस लाइन के लास्ट वाला साउंड है वो फोर्थ से मैच करता है, वो फिफ्थ से मैच करता है, वो एट्थ से मैच करता है। जो डिफरेंट साउंड है वो किससे, सेकंड, थर्ड से, 5 और 6 से आपस में मैच करते हैं। तो स्टूडेंट्स कल अपने यहीं से वापस स्टार्ट करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे राइम स्कीम क्या होती है और इस पोएम की राइम स्कीम क्या है, और हम डिटेल से बात करेंगे कि ऑन एज माइनस के टाइटल पे उसका टाइटल चेंज कैसे हुआ, क्योंकि पहले उसका टाइटल क्या था, व्हेन आई कंसीडर्ड हाउ माय लाइफ इज स्पेंट था। तो हमारी हम जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे और हम इसकी लाइन वाइज समरी भी करेंगे। आज के स्टूडेंट्स इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।